हेलो। सब्र करें, अभी तो आया हूँ, बोलता हूँ। ऑडियो क्लियर है मेरी? ऑडियो क्लियर है? आई एम नॉट क्राइंग, आई डोंट हैव अ रीजन, एटलीस्ट फॉर नाउ। तो चूंकि मैं this strange melancholy is also very important at times because it clears your mind. This superficial state of playful happiness is really counterproductive at times, because if I see my life in retrospect, I think the greatest form of intuition or insights that I have attained has been on times when I have been melancholic and down. तो ये चीज़ मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को बॉदर करती है। मैंने अभी एक स्टोरी अपलोड की and it was normal to me because it is not something which is so emotionally denting that I will have to explain it to people that what happened to me. But unfortunately, because social media is that sort of an exercise where even if your personal life is disastrous, you still have to portray and showcase a surface level happy state to your viewers, to your followers. So what does that depict? That tells you that this medium is only to share good and nice things which could make people feel good about others. So whenever you share a slightly serious thing, people start investigating, they start asking you questions. वो पूछना शुरू हो जाते हैं कि क्या हुआ है, कोई मसला है आपकी ज़िंदगी में, कोई डिप्रेशन हो गया है, जबकि it is so normal, it should be so normal to you people and everyone else as well कि अगर कोई सीरियस बात इस प्लेटफॉर्म पे शेयर की जा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई डिज़ास्टर हो चुका है या कोई पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा इशू आ चुका है। तो मुझे याद आ रहा था कि जो फ़लसफ़े की इम्पोर्टेंस है वो एटलीस्ट मुझे नहीं पता बाकियों के लिए कितनी है, लेकिन मेरे लिए, हालांकि मैंने कभी फॉर्मली उसको पढ़ा नहीं है और अनलाइक अदर इन्फ्लुएंसर्स ऑफ दिस कंट्री, आई हैव नेवर बीन इंस्टीट्यूशनली एजुकेटेड इन अ वे जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ सीखने को मिल जाए कि किस तरह से सोचना है, क्या करना है ज़िंदगी में। सो एज अ टीनेजर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ऑब्वियसली देयर वाज नथिंग अराउंड मी टू लर्न फ्रॉम। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं अपने सराउंडिंग से सीख लेता या इंसाइट हासिल कर लेता या कोई ऐसी बात सीख लेता जो मुझे कन्फर्मिटी की तरफ ले जाती, से दूर ले जाती। तो इस सिचुएशन में बहुत से लोग हम जैसे लोगों को ये बताया करते थे, एक तो ये कमेंट्स बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो वो बताया करते थे बहुत से लोग कि आपका इतना तजुर्बा नहीं है ज़िंदगी का, हमारी उम्र 60 साल है या 50 साल है या 45 साल है। एक 17-18 साल 20 साल के बच्चे को जब ये बताया जाता है तो वो ये परसीव करता है कि मैं इस उम्र के थ्रेशोल्ड पे पहुंचने से पहले कोई भी विजडम हासिल नहीं कर सकता, बिकॉज लाइफ इज़ इनहेरेंटली supportive towards only one form of learning, which is experiential learning, which is, what could I say about it? I mean, it's a way in which you gain knowledge through experience. तो ये जो हमारे माशरे में मैंने कंसेप्शन देखी कि अगर आप 60 साल के नहीं होंगे तो आप कुछ जान ही नहीं सकते उससे पहले, ये मुझे काफ़ी सुपरफिशियल तब लगना शुरू हुई जब से मैंने फ़लसफ़े की दुनिया को एक्सप्लोर किया। और मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत तीर मार लिया या कुछ कर लिया, बट आई वॉज जस्ट पैशनेट अबाउट दिस। मेरे हाथ में वो किताब है जो 2012 में वो पहली किताब बनी जिसने मुझे फ़लसफ़े की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया। मेरे सामने एक लाइब्रेरी है इस वक्त, मैं कभी वक्त मेरा ज़रूर दिखाऊंगा आप सबको। तो वो किताब जो मैंने कहीं से उसके बारे में सुना, मैंने पढ़ना शुरू किया, तो उसने एक थॉट्स का एक नया फ्लड गेट खोल दिया और मैंने उससे अपने आप को शीशे में देखा और मैंने ये देखा कि नहीं, दिस इज़ समथिंग दैट आई शुड बी डूइंग। हालांकि मैं उस वक्त मीडिया स्टूडेंट था, मीडिया थ्योरी पढ़ रहा था या
जर्नलिज्म की प्रैक्टिस कैसे होती है। तो ये है वो किताब। दिस वॉज द बुक नेम्ड द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये मैं अक्सर जिक्र भी कर चुका हूँ इसका। रिटन बाय फ्रांसिस फुकुयामा। ही इज़ एन एकेडमिक बेसिकली, और साथ साथ ये कि इसका एक इकोनॉमी में भी काफ़ी काम है। मैंने इसका एक पेपर IMF के ऊपर अपने साइट भी किया हुआ है उसमें थीसिस में। तो ये वो बुक थी जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया फ़लसफ़े की दुनिया से, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट कोटेशंस पढ़ना शुरू की डेमोक्रेसी के बारे में, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के बारे में, और आई वाज टेकन बाय सरप्राइज़। अब ये वो किताब नहीं है जो आज बहुत रेलेवेंट है। उसकी वजह यह है कि इसका थीसिस ये था कि जो बर्लिन वॉल गिरी, सोवियत रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया, USSR, वेस्टर्न डेमोक्रेसी की प्रेवलेंस हो गई, वो जीत गई, एक यूनिलैटरल दुनिया बन गई, बायपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी की तरफ चली गई। तो फुकुयामा ने ये लिखा कि शायद ये इंसानी सिविलाइजेशन की तकमील है। अब इसको टीलियोलॉजी भी कहते हैं। टीलियोलॉजी ये होती है कि एक ऐसा मैकेनिज़्म, ये एक ऐसा फिनोमेना जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हो और जिसकी कोई ना कोई अल्टीमेट एंडिंग हो। टीलियोलॉजी के अगेंस्ट टॉटोलॉजी होती है जो कि सिक्लिकल होती है, जो कि इटर्नली रिकरेंट होती है और बार बार अपने आप को रिपीट करती है। जैसे नीत्शे ने एक कॉन्सेप्ट दिया इटर्नल रिकरेंस ऑफ द सेम का। वो एक स्विट्ज़रलैंड में एक लेक पे वॉक कर रहा था तो उसको एक आइडिया आया कि ये कितनी भयानक चीज़ है अगर कोई शैतान मेरे कान में ये आकर बोले कि जो ज़िंदगी तुम गुजार रहे हो ये तुमने अबदी तौर पे गुजारनी है, ये रिपीट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो फिर वो ये कहता है कि ये बड़ा हॉरिबल आइडिया है, लेकिन इससे लेसन ये मिलता है कि आप ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि अगर आपको कोई ये भी कह दे कि आपने हमेशा इस ज़िंदगी को दोबारा जीते रहना है तो तब भी आप इसी को चूज़ करें। तो फुकुयामा की जो पॉलिटिकल थ्योरी थी वो टीलियोलॉजिकल थी। ये इस किताब में नहीं लिखा हुआ, ये मैं अपनी समझ से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो ये कह रहा था कि एक हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री जो इंसानियत की है ना, वो फाइनल स्टेज पे पहुँच चुकी है। डेमोक्रेसी हैज़ प्रिवेल्ड, इट हैज़ वन। अनफॉर्चुनेटली उसका वो थीसिस साबित नहीं हो सका, क्योंकि आज दोबारा से डेमोक्रेसी इज़ इन इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन ग्लोबली। राइट विंग की प्रेवलेंस है, ठीक है, फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। हमारे मुल्क में भी आप देख लीजिए, इवन वेस्ट में भी अब ये वेव दिखाई देती है। तो इसके अंदर मुझे थाइमोस का वर्ड पढ़ने को मिला जो हेगल ने लिखा, और जिसका मतलब है स्ट्रगल फॉर रिकग्निशन। तो वो ये कहता है कि हिस्ट्री जो है वो इंसान की पहचान बनाने की जो अंदर जिबिल्लत है ना, इंस्टिंक्ट है, उससे ड्राइव होती है। क्योंकि डार्विनियन लॉजिक क्या थी कि हर इंसान सर्वाइवल के लिए स्ट्राइव करता है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जीता है। वो कहते हैं ना, डाइंग टू लिव एंड लिविंग टू डाई। सो एवरीबडी इज़ डाइंग टू लिव बट एवरीबडी इज़ लिविंग टू डाई एट द सेम टाइम। हाउ लॉफेबल इज़ दैट? बट हेगल की जो हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन है उसमें वो ये कहता है कि थाइमोस यानी कि स्ट्रगल फॉर रिकग्निशन इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सोल एंड द सिविलाइजेशनल सोल। क्योंकि हेगल की जो सोल की डेफिनेशन थी या रूह की डेफिनेशन थी वो सिर्फ इनफरादी नहीं थी, वो इज्तमाई भी थी। ये ज़ाइटगाइस्ट का कीवर्ड जो आप जो लफ्ज़ सुनते हैं ये भी हेगल ने यूज़ किया। वो ये कहता है कि स्पिरिट होती है मुआशरों की, कलेक्टिव स्पिरिट होती है। तो हेगल ने ये कहा कि इंसान के अंदर जिबिल्लत होती है पहचाने जाने की, इसी वजह से वो ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ता है। एक कबीला दूसरे कबीले पे अटैक क्यों करता है? ताकि मेरा अपर हैंड हो। दो लोग लड़ते हैं, जब उन्हें मालूम होता है कि दूसरा मुझे मार सकता है, मुझे मालूम है कि मैं दूसरे को मार सकता हूँ, फिर भी मैं क्यों लड़ रहा हूँ? ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो सिर्फ नहीं है ना, इट इज़ वन स्टेप अहेड ऑफ दैट, बिकॉज द वेरी एक्ट ऑफ इंडल्जिंग इन अ ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट इज शोइंग दैट देयर इज समथिंग बियॉन्ड सर्वाइवल दैट ह्यूमन बीइंग्स सर्वाइव फॉर। बीइंग इज बिकमिंग। तो वो वर्ड मैंने इस किताब में सुना, पढ़ा, और फिर नीत्शे के बेसिक तरीन कॉन्सेप्ट्स पढ़े, और उसका नाम पहली बार मैंने इस किताब में सुना, पढ़ा। एंड देन it's a very long journey. I incorporated him in my political analyses as well. तो मैंने वैसे ही ये उठाई अभी, तो मैंने कहा कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ।
तो इसका एक चैप्टर है. I know it must be boring for you at this, or it's Saturday night, you must be in the party zone right now, but I'm here to spoil that because it's very important to spoil the fun. तो चैप्टर है 20th और इसका नाम है The Coldest of All Cold Monsters. तो ये नीचे के कोटेशन से स्टार्ट होता है, जिसमें वो कहता है कि समवेयर देर आर स्टिल पीपल इन हर्ड्स बट नॉट वेयर वी लिव, कि कई जगहों पे अब भी कुछ लोग या जत्थे पाए जाते हैं. आई होप द म्यूजिक इज नॉट लाउड फॉर ऑल ऑफ यू. तो कई जगहों पर कुछ लोग और जत्थे पाए जाते हैं बट नॉट वेयर वी लिव, लेकिन जब जहाँ हम रहते हैं वहाँ ऐसा नहीं है. माई ब्रदर्स, हेयर देर आर स्टेट्स, जहाँ हम रहते हैं वहाँ रियासतें हैं. स्टेट, व्हाट इज दैट? कि रियासत वो क्या होती है? वेल देन ओपन योर एयर्स टू मी, फॉर नाउ आई शैल स्पीक टू यू अबाउट द डेथ ऑफ पीपल. कि अब अपने कान खोल के सुनो कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोगों की, कौमों की मौत वाक़ई हो चुकी है और उनकी जगह रियासत ने ले ली है. स्टेट इज़ द नेम ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल कोल्ड मॉन्स्टर्स. रियासत तमाम इफरीत या भूत या जिन्नात में से सबसे खौफनाक जिन्न है. कोल्डली इट टेल्स लाइज टू, और बड़ी आसानी से बेरहमाना तरीके से वो झूठ बोलता है ये जिन्न जो है, ये मॉन्स्टर जो है. एंड दिस लाई क्रॉल्स आउट ऑफ इट्स माउथ, और जब भी ये बोलता है तो उसके मुंह से क्रॉलिंग करता हुआ एक झूठ बाहर आता है, जिसमें वो कहता है आई द स्टेट एम द पीपल, कि मैं हूँ रियासत और मैं आवाम की नुमाइंदा हूँ. ये सबसे बड़ा झूठ है जो रियासत बोलती है. ये नीचे कह रहा है दिस इज़ अ लाई, ये झूठ है. इट वॉज क्रिएटर्स हु क्रिएटेड पीपल्स एंड हंग अ फेथ एंड अ लव ओवर देम, कि अक़वाम को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की बातें करने वालों ने फेथ और मोहब्बत और भाईचारे के आइडियाज़ आप सबको बेचे ताकि आप उनके अंडर रहें. दस दे सर्व्ड लाइफ, ताकि ज़िंदगी आगे बढ़ सके, ऑर्डर कायम रह सके. इसीलिए कहीं मज़हब का तड़का लगाया, कहीं कुछ किया. कॉन्स्टेंटीन जो कि एक रोमन एम्परर था, उसने जब देखा, ये नीचे नहीं कह रहा, ये मैं बता रहा हूँ, उसने जब देखा कि मेरी जो आर्मी है उसके अंदर स्लेव्स की तादाद की एक बड़ी मेजॉरिटी क्रिश्चियन होती जा रही है, तो उसने कह दिया कि मैंने ख्वाब में क्रॉस देखा है. आज से रोमन एम्पायर क्रिश्चियन बन गई और होली रोमन एम्पायर बन गई. तो हमेशा से हुक्मरानों ने मज़हब का बड़ा इंटेलिजेंट इस्तेमाल किया, आप जैसों को, मुझ जैसों को कंट्रोल करने के लिए, अपनी जगह पे रखने के लिए. फुकुयामा का एक पूरा चैप्टर धर्मा के ऊपर लिखा हुआ है जो हिंदुस्तान में प्रैक्टिस होता है. वो ये कहता है कि इतना बड़ा मुआशरा जो हिंदुस्तान का है, ये वैसे मैं 12 साल बाद इस किताब से ये बातें निकाल रहा हूँ, मैंने अभी दोबारा पढ़ी नहीं है, लेकिन जो मेरी मेमोरी में रह गई हैं वो, क्योंकि जो चीज़ भी मुझे पैशनेटली थ्रिलिंग लगती है वो हमेशा याद रहती है. तो फुकुयामा कहता है कि सिर्फ इस वजह से हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है क्योंकि उसकी एक मेजॉरिटी अपनी सफरिंग को भगवान की देन कहती है. कि वो ये कहती है कि ये एक आजमाइश हो सकती है, भगवान की तरफ से हो सकती है, और मेरे पास जो भी है मैं उसमें खुश हूँ. तो वो कहता है कि इस तरह से धर्मा जो है वो ऑर्डर मेंटेन रखता है हिंदुस्तान में, अदरवाइज़ वहाँ मैस पॉवर्टी है. माइंड यू, दिस वाज रिटन इन द 1990s, 1992 में ये पब्लिश हुई थी. इट्स अ वेरी ओल्ड बुक, तकरीबन अब 30 साल हो चुके हैं. तो उस वक्त के हिंदुस्तान में मैस पॉवर्टी की बात कर रहा है, जो कि थी भी, आज भी है, लेकिन उतनी नहीं है. तो कहता है कि वो इसीलिए अपनी जगह पर रहती है क्योंकि हुक्मरान मज़हब का इस्तेमाल भी जानते हैं और आवाम भी अपने पैशंस को लोअर डाउन कर लेते हैं उस आइडियोलॉजी को बिलीव करने के बाद. इसी तरह हमारे साथ है. 1971 में जो सब कुछ हुआ, मुझे उस दिन एक बुज़ुर्ग ये बात सुना रहे थे कि हमने अपनी आंखों से ये देखा कि एक जलूस निकलता है, और वो जलूस निकल रहा था याह्या खान के ख़िलाफ़. तो याह्या खान साहब ने फ़ौरन कुछ मजहबी तंजीमों के रहनुमाओं को फ़ोन किया और कहा कि ये तो मेरे ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लोग बाहर आना शुरू हो गए हैं, कुछ करो. उन्होंने कहा ठीक है, ताबेदार हम करते हैं.
तो वो जुलूस सड़कों पे आया और वो मार्च कर रहा था सदारती महल की तरफ और जगहों पे। ये वो बुज़ुर्ग मुझे बता रहे थे। तो एकदम से बीच में कुछ क्लैरिक्स आए और उन्होंने कहा कि ये सारा कसूर शराब नोशी का है, क्योंकि आया शराब पीता है इसीलिए हम जंग हारे, मुल्क टूटा और हमें ये इस तरह की ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। तो दफ़ा करो उसको, शराब खानों का रुख करो, आओ मिलकर शराब तोड़ते हैं। और उसके बाद में वो सारा हजूम, वो क्लैरिक जो है उसका रुख मोड़ के शराब खानों की तरफ ले गया। कुछ लोगों ने बोतलें तोड़ी, कुछ ने कहा हम घर जाके तोड़ेंगे, और बाद में पता नहीं तोड़ी या नहीं तोड़ी। याया की भी बचत हो गई और लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो गया। ये है यूजिंग फेथ एज अ टूल टू कंट्रोल मैसेस, विच वी हैव नेवर अंडरस्टूड। Even to this point, we are failing to understand this. Book name is End of History and the Last Man. आगे नीचे कहता है, अब ये मसला ना 2 लाइनें पढ़ के मैं उसका पहाड़ बना देता हूँ कि ख़त्म करता नहीं हूँ। आगे कहता है, It is annihilators who set traps for the many and call them state. कि ये तबाह करने वाली जो क़ुव्वतें हैं एक मुआशरे की, वो तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक फंदा इस्तेमाल करती हैं। उस फंदे का नाम है रियासत। अब ये अच्छी रियासत, बुरी रियासत, डेमोक्रेटिक रियासत, अथॉरिटेरियन रियासत, ओलिगार्किक रियासत या फिर प्रेटोरियन रियासत, किसी भी तरह की रियासत की बात नहीं हो रही है। अथॉरिटी ऑफ द स्टेट की बात हो रही है, जो किसी भी तरह की हो सकती है। अब ये बड़ा अनार्किस्ट आर्ग्यूमेंट है, जो कि कुछ लोग नीचे को कहते हैं कि वो अनार्किस्ट भी था, लेकिन वो नहीं था उस तरह से। आई थिंक सो, कुछ उसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं इसके। तो कहता है कि इस तरह के लोग फंदा बनाते हैं अवाम की मेजॉरिटी के लिए, और उसका नाम रखते हैं फंदे का रियासत। दे हैंग अ स्वॉर्ड एंड 100 एपेटीट्स ओवर देम, कि वो उस फंदे के ऊपर एक तलवार लटकाते हैं और उसके ऊपर बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें जो कि लोगों की भूख मिटाएं वो लटकाते हैं। यानी कि ये तलवार उठाओ और हमारे लिए लड़ो, उसके बदले में तुम्हारा पेट भरेंगे, तुम्हें रोटी देंगे, तुम्हारे पैशंस पूरे करेंगे। ये काम है इस मॉन्स्टर का, जिसको वो कोल्डेस्ट ऑफ ऑल कोल्ड मॉन्स्टर्स कहता है। आगे नीचे लिखता है, ये 10 पेज ज़ारथुस्त्रा की कमेंट्री है। वैसे ये इस किताब का ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, जिन लोगों ने नीचे पढ़ा नहीं हुआ, क्योंकि ये 10 पेज ज़ारथुस्त्रा को फुकुयामा कोट कर रहा है अपनी बुक में। आगे कहता है, द साइन आई गिव यू, एवरी पीपल स्पीक्स इट्स लैंग्वेज ऑफ गुड एंड ईवल, कि हर कौम की अपनी अच्छाई और बुराई की तहजीब या वैल्यूज़ होती हैं, अपनी अखलाकियात होती हैं। विच द नेबर डज नॉट अंडरस्टैंड, जो उसके हमसाये नहीं समझ पाते। लस्से के हिंदुस्तान में कुछ और अखलाकी मुआशरत होगी, पाकिस्तान में मुआशरती अखलाकियात और होंगी। यहाँ पर ख़ातून स्कर्ट पहन के नहीं बाहर आ सकती, हिंदुस्तान में आ सकती है। आगे कहता है, इट हैज़ इन्वेंटेड इट्स ओन लैंग्वेज ऑफ कस्टम्स एंड राइट्स, रियासत ने अपनी ही ज़ुबान ईजाद कर ली है रवायात की और हुकूक की। यानी कि जिसको हकूक़ नहीं देने उसको ये कह दो कि यार ये तो बड़ा गद्दार था, ये तो नॉन कोऑपरेटिव था, ये तो बड़ा केओस बर्पा कर रहा है, ये तो बड़ा एनार्किस्ट हो चुका है। तो रियासत ने ख़ुद डिफ़ाइन करना शुरू कर दिया कि ये जो अक़वाम है इनकी मोरालिटी क्या होगी, ये कितने अखलाकी होंगे, ये क्या पहनेंगे, ये क्या खाएंगे, ये किस हद तक बोलेंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये क्या सोचेंगे, ये क्या पढ़ेंगे, ये क्या देखेंगे। ये सब इस मॉन्स्टर ने अपने हाथ में ले लिया। It has invented its own language of customs and rights, but the state tells lies in all the languages of goods and evil. अपनी ज़ुबान की ईजाद के बावजूद रियासत तमाम ज़ुबानों में झूठ बोलती है। And whatever it says, it lies. और ये जो भी कहे वो झूठ है। And whatever it has stolen. और इसके पास अपनी तिजोरी में जो भी है इसने छीना है। How chilling is that? इसके आगे फुकुयामा फिर अपनी कमेंट्री स्टार्ट करता है
और एक जगह पर फिर वो डेमोक्रेसी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी का बड़ा फ़ैन था, तो फुकुयामा लिखता है फॉर डेमोक्रेसी टू वर्क, कि जमहूरियत काम करे, however citizens of democratic states must forget the instrumental roots of their values. एक जमहूरियत के काम करने के लिए उसके अंदर जो अक़वाम रहती हैं उनको अपनी तमाम वैल्यूज़ भूलना पड़ेंगी, and develop a certain irrational thymotic pride in their political system and a way of life. So he says that state will have to create a civic culture and citizens will have to detach from their tribalistic roots and then align with the morality and the customary law of the state and be proud of the state in totality. कि लोग जो हैं वो अपनी ज़ाती फिर शनाख्त को छोड़ें, they become one people and they become proud of the state that they erect for themselves, that they construct for themselves, कि उसमें उनको फ़ख्र हो वो रियासत डेमोक्रेटिक बन सकती है. What the hell is happening? वो नहीं जहाँ पर मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ कस्टम्स हों. थैंक यू मरियम. आगे कहता है दैट इज दे मस्ट कम टू लव डेमोक्रेसी नॉट बिकॉज इट इज नेसेसरली बेटर देन द ऑल्टरनेटिव्स बट बिकॉज इट इज देयर्स. वो जमहूरियत से इसीलिए मोहब्बत करें लोग कि इसलिए नहीं कि उसके और भी ऑल्टरनेटिव नहीं हैं. हो सकता है उससे अच्छी रियासत भी हो सकता है उससे अच्छी डिक्टेटरशिप भी हो सकता है उससे अच्छी अथॉरिटेरियनिज्म भी हो, ऑटोक्रेसी भी हो, लेकिन वो इसीलिए मोहब्बत करें कि वो ओन करें कि हाँ यार ये हमारी है, ये हमने बनाई है, ये हमने कंस्ट्रक्ट की है, इसमें हमारा हिस्सा है, इसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन है, ये एक कमेटी की तरह है जिसमें हमारी भी एक इंस्टॉलमेंट है. दैट्स वाई वी आर प्राउड ऑफ इट वट एवर इट इज़. फुकुयामा कहता है कि ये प्री कंडीशन है डेमोक्रेसी की प्रेवलेंस की. मैं अपनी कंट्री पे बाद में आऊँगा, पहले आपको थीसिस बता दूं क्या है. आगे कहता है मोर ओवर दे मस्ट सीज टू सी वैल्यूज लाइक टॉलरेंस एज मेयरली अ मीन्स टू एन एंड. टॉलरेंस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज बिकम द डेफिनेटिव वर्चू. डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में बुनियादी तरीन वर्चू, बुनियादी तरीन खुशकिस्मती, बुनियादी तरीन खासा क्वालिटी टॉलरेंस होनी चाहिए. अदम बर्दाश्त है अगर तो डेमोक्रेसी ख़त्म. डेमोक्रेसी हैज़ लेफ्ट द रूम, डेमोक्रेसी हैज़ कमिटेड सुसाइड, डेमोक्रेसी हैज़ जंप्ड आउटसाइड द विंडो. ठीक है, यहाँ ये नहीं कह रहा कि एक ख़ानदान ने करप्शन की तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी. यहाँ ये नहीं कह रहा कि एक आदमी जेल में गया तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी. यहाँ वो बात कर रहा है पॉलिटी की, सिविल सोसाइटी की. हमारे तमाम लोग डेमोक्रेसी को सिर्फ ऊपर से इस्लामाबाद से देखते हैं, उन्हें सोसाइटी के फ्रेमवर्क का होश ही नहीं है. इस तरह की चीज़ें अगर चाटेंगे ना दिमाग अपना इसके साथ, फिर शायद कोई और नुआंस और कोई और एंगल मिले इमरान नवाज के अलावा, जो कि नहीं करना किसी ने यहाँ पे. आगे कहता है डेवलपमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ प्राइड इन डेमोक्रेसी और द असिमिलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इनटू द सिटीजन सेंस ऑफ हिज ओन सेल्फ. कि सिटीजन को अपनी सेल्फ में रियासत दिखाई देनी चाहिए. ही शुड परसीव that he is a part of a greater alliance. Do you feel that? Do I feel that? In fact, we all feel endangered by the very state that we have created. How can it represent me when it is hell-bent to take my own life away? When it is non-existent to save me from zombies, from the apocalypse of the radicals? How can I see myself as a beneficiary of the state that I have raised?
How can I claim it proudly that this state represents me? Just by a mere shallow exercise of voting on a very particular day after 5 years? That is not enough. Voting isn't enough. आगे कहता है सच अ कल्चर इज क्रिटिकल टू द लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसीज। इस कल्चर के बगैर तवातुर से लंबे औकात में डेमोक्रेसी ना स्टेबल हो सकती है ना सेहतमंद हो सकती है। सिंस नो रियल वर्ल्ड सोसाइटी कैन लॉन्ग सर्वाइव बेस्ड ऑन रैशनल कैलकुलेशन एंड डिजायर अलोन, कोई भी मुआशरा सिर्फ और सिर्फ अपनी रैशनल कैलकुलेशन करके या फिर अपनी ख्वाहिश को मटीरियलाइज करके लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। मेरा आज दिल करे कि मैं अपने नेबर्स का जाके सर फाड़ दूं, डिज़ायर है ना, पूरा कर दूंगा मैं। किसी और का अगर दिल करे कि मैं किसी को मॉब लिंच कर दूं, जो अभी सवात में हुआ है, जो सरगोदा में हुआ, जो सियालकोट में हुआ, डिज़ायर है ना, पूरा हो रहा है। तो जिस रियासत के अंडर अपना वायलेंट डिज़ायर पूरा करना भी आसान तरीन काम हो, वहाँ स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। रियासत का काम ही है कि लेजिटिमेट वायलेंस से लोगों के वायलेंट इंस्टिंक्ट को कर्टेल करके रखे, बिकॉज वी आर ऑल प्रिमिटिव इन नेचर। हम अपने आप को जितने ये चूरन बेच लें कि इंसान अमन पसंद चीज़ होती है और वो बहुत अच्छा होता है, वो बाय नेचर बड़ा अच्छा पैदा हुआ था, उसके खासे में अमन है, या फिर वो सिर्फ मोहब्बत जानता था, उसको नफ़रत सिखाई गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब वो देखिए वो मूवी, ओ भाई फिल्टर इसलिए नहीं लगाया, ये पीछे सारा शाइन जो है ना वो आ रहा था, उसको डिम करने के लिए लगाया, वो देख रहे हो पीछे, तो रिफ्लेक्शन, सॉरी, हाँ। तो ये बात है कि वो फ्यूरी एक मूवी है, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, जिसमें ब्रैड पिट को एक टैंक कमांडर के तौर पे दिखाया हुआ है। इट इज़ अ वेरी फिलोसॉफिकली एक्यूरेट फिल्म बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ फिलोसफी इन इट। इसी थाइमोस जिसकी हेगल बात करता है, स्ट्रगल फॉर रिकग्निशन, लास्ट पॉइंट पे एक टैंक होता है, जिसके फ्यूरी की बात कर रहा हूँ, FURY। तो उसमें एक टैंक बैटल दिखाई होती है जिसके एंड पे एक अमेरिकन बटालियन होती है, वो जर्मनी में पहुंच जाती है। इट हैज़ नो पार्ट 2, आई डोंट नो व्हाट यू हैव सीन मैन। तो उससे ये होता है कि अब वो लोग एक जगह पहुंचते हैं, जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक सीन दिखाया हुआ है, दे आर पुशिंग इनसाइड द जर्मन टेरिटरी, दूसरी साइड से रशियंस आ रहे हैं, बिकॉज ऐसे ही हुआ था क्योंकि D-Day पे लैंडिंग हुई अमेरिका की, एंड देन दे पुश्ड टूवर्ड्स द जर्मन टेरिटरी फ्रॉम फ्रांस। तो उसमें वो दिखाते हैं कि वो एक जो उसका क्या नाम है यार, वो इज अ वेरी, द कास्ट इज ब्रिलियंट बाय द वे, शिया लबीफ उसका नाम है यार। I don't know whether I'm pronouncing the name right or not, don't mock me with it, but his name was Shia LaBeouf, जो कि एक्टर था उस फिल्म में। तो वो बाइबल पढ़ रहा होता है टैंक पे खड़ा होके, अब हर तरफ जंग और लाशें और बदबू और मक्खियाँ और मरे हुए जानवर, या एग्जैक्टली यू स्पेल्ड इट राइट जैन। तो वो ये कहता है कि वो बैप्टाइज करने की बात पूछ रहा होता है सबसे, और वो सबको कहता है कि गॉड हैज़ created us as peaceful and all। तो एक बड़ी आइकॉनिक लाइन आगे से बोलता है ब्रैड पिट। वो कहता है कि ही यूज्ड टू बी स्मोकिंग अ सिगार, तो वो सिगार पीता है और वो उसको साइड पे रखता है, टैंक ट्रैवल कर रहा होता है, उसकी टॉप पे खड़ा होता है और कहता है कि आइडियल्स आर पीसफुल बट हिस्ट्री इज वायलेंट। आई नेवर फॉरगॉट दैट लाइन बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी प्रोफाउंड टू से, कि वो कहता है कि बातें तो बहुत अच्छी करते हैं अमन की इंसान, आइडियलाइज भी पीस को करते हैं, हमेशा अमन की बात करते हैं, हमेशा अमन सिखाते हैं, लेकिन तारीख़ बताती है कि अमन नहीं है, वायलेंस ही है। आई गेस वो गन जर्म्स एंड स्टील जो किताब है, शायद उसका मैंने वो पढ़ा था एक्सर्प्ट, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि पिछले 5000 साल में सिर्फ मेरा ख्याल है 200 समथिंग साल पीस के रहे हैं, बाकी कांस्टेंट वॉर थी, कंसिस्टेंट वॉर।
और वो ये बताती है कि ये मैनिफेस्टेशन है ना ह्यूमन नेचर की, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नेचर में चीज़ ही नहीं है और वो इंसान रिपीटेडली ओवर द ट्रेजेक्टरी ऑफ हिस्ट्री करता आ रहा है। आई गेस हॉब्स वॉज द गाय जिसने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट ऑफ नेचर को वायलेंट बता के ये सवाल किया था बाकियों से जो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर अच्छी पीसफुल होती है। उसने कहा था कि रात को दरवाज़ा फिर लॉक करके क्यों सोते हो? यू ट्रस्ट ह्यूमन नेचर, रिमूव डोर्स फ्रॉम योर हाउसेस, गॉड डैम इट। तो वो एक मार्क्सिस्ट सोशल ऑर्डर जो है ना, जो ये बताता है कि ह्यूमन नेचर इज गुड बट सोशल ऑर्डर इज इवल, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट। आई थिंक सोशल ऑर्डर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। इन द सेम वे एक रियलिस्ट एनालिसिस आपको ये बताता है कि ह्यूमन नेचर इज इवल एंड सोशल ऑर्डर इज इनकारनेटेड एंड मेड इन द इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर, एंड इट इज a matter of just an opinion. You can't quantify these metaphysical faculties because it's up to you to believe anything. And I am more inclined towards the realist lens in this regard. तो इस तरह से वो ये कहता है, जो मैं आपको फुकुयामा का बता रहा था, कि डेमोक्रेसी क्रिएट करने के लिए आपको किस नौयत का कल्चर चाहिए वो यहाँ पर है नहीं। आगे मैं इसका आखिरी एक्सर्ट पढ़ता हूँ, फिर एक और किताब में से कुछ बातें बता देता हूँ अगर आप बोर नहीं हुए। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पढ़ रहा हूँ, जो अभी ज्वाइन कर रहा है उसको बता दूँ। नास्टी ब्रूटिश इन शॉर्ट, या एंड सॉलिटरी एज वेल। तो कहता है, ऑन द अदर हैंड डेमोक्रेसी इज नॉट लाइकली टू इमर्ज इन अ कंट्री वेयर द नेशनलिज्म और एथनिसिटी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट ग्रुप्स इज सो हाईली डेवलप्ड दैट दे डू नॉट शेयर अ सेंस ऑफ नेशन और एक्सेप्ट वन अनदर्स राइट्स। अब हुआ इस तरह से कि जब ये रियासत बनाई गई तो आगाज में तो ऑब्वियसली देयर वाज नो यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट पीपल्स विद एन एस, व्हिच माइट बी रॉन्ग बट आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन दिस। हाउ टू डिलीट पाकिस्तान, क्या सवाल कर रहे हैं? तो हमारा सॉफ्टवेयर ना अपडेट हो जाए ना। तो उसमें फिर हुआ ये कि शुरू में तो ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज नॉट द एवोल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड क्लास ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आइडेंटिफाई विद द सेम बाइंडिंग प्रिंसिपल, बाइंडिंग ग्लू। द प्रॉब्लम विद द स्टेट दैट गॉड क्रिएटेड, नॉट वी क्रिएटेड, दैट God created in this territory that we are living in, is that they started pressing those people with their own sense of identity. Now, rather than people developing a sense of integration, they started forcing a sense of their own conception of nationalism on people. All of them became insecure, all of them were marginalized, all of them were radicalized. That is my thesis of the history of Pakistan's identity crisis. Anam, you are already recording it, I'm sure. तो कितने यार आप लोग मतलब मुफ्त के ज्ञान एंजॉय करते हो? 350 लोग जो इस वक्त देख रहे हैं या जितने भी हैं। मेरे तकरीबन 6-7 लाख फॉलोअर्स हैं और वो सब इंस्टा वाले इस लाइव को कभी देखते नहीं हैं क्योंकि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वो ये है कि इस तरह से हमने एनफोर्स कर दी आइडेंटिटी, इससे पहले कि वो आइडेंटिटी इवॉल्व करती, एनफोर्स हो गई टॉप डाउन अप्रोच के साथ। तो वो ये कहता है कि डेमोक्रेसी वहाँ इमर्ज ही नहीं करेगी जहाँ पे नेशनलिज्म और कौमियत की मुख्तलिफ डेफिनेशंस मुख्तलिफ खित्ते में रहने वाली मुख्तलिफ अक़वाम ने बांध रखी हैं अपने साथ। कोई पश्तून होगा, कोई बलोच होगा, कोई पंजाबी होगा। अब ज़िया साहब ने इसकी कंडमनेशन तो करने की कोशिश की जिसको हम बहुत बैश करते हैं। ये सब रहना भी ठीक है, अपने कल्चर्स प्रिजर्व करना भी ठीक था। उसने कहा कि नहीं था, इसीलिए ये लोग अब पाकिस्तानियत की कोई भी यूनिटरी डेफिनेशन पे एग्री नहीं करेंगे क्योंकि आपने ट्रस्ट ही ख़त्म कर दिया।
Thank you, Saad, but I think you're watching it for the first time because I've done countless of these sorts in the past. Too little acknowledgement. तो आगे कहता है कि a strong sense of national unity is therefore necessary prior to the emergence of stable democracy. कि national unity की एक strong sense इससे पहले के डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो मौजूद होनी चाहिए. यहाँ थी नहीं थी. किसी ने यूपी से सामान उठाया, किसी ने हैदराबाद से कहीं से सामान उठाया, कोई दिल्ली से आ गया, कोई पहले ही यहाँ था, किसी का घर छिन गया, किसी के घर में नए लोग आ गए, कोई रिप्लेस हो गया, कोई मारा गया, और बाद में जिसका दाव लगा वो इक़्तिदार पे काबिज़ होके चपेड़े मारना शुरू हो गया हम सबको. तो क्या एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी थी? नहीं थी. देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रिवेल? बहुत से लोग अभी ये सवात वाले इशू पर भी आर्गूमेंट कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये इशू सारा किया. बिल्कुल मैं डिसएग्री करता हूँ. TLP इज़ नॉट एन आइसोलेटेड फिनोमिना दैट इज़ डूइंग इट. इट्स अस. 1952 में कौन सी TLP थी, मेरा आपसे सवाल है. पता है ना क्या हुआ था? लाहौर मार्शल लॉ, अहमदिया राइट्स. मैस स्केल के ऊपर एक माइनॉरिटी को एथनिकली क्लेंज करने की पहली कलेक्टिव एफर्ट पाकिस्तान बनने के 5 साल बाद हुई थी. उस वक्त कौन सी TLP, कौन से हज़ार के नोट थे, कौन सा जर्नल बाजवा था? ये पुराने रॉट हैं यार, ये पुराने गंद हैं. इसको आप सिविलाइजेशनल लेंस में देखें, इसको आप सोशल साइकोलॉजिकल लेंस में देखें. आप इसको पॉलिटिकल लेंस से बाहर आके देखते ही नहीं हैं. ये तो जी बस कुछ लोग हो गए. अभी ज़िया ने एम्पलीफाई किया था, इसको क्रिएट नहीं किया इस मेंटालिटी को. TLP भी एम्पलीफाई कर रही है. खैर, coming back to the point, because politics is really superficial, we have to go back to this. A strong sense of national unity is therefore necessary before democracy, just as it preceded the emergence of democracy in countries such as Britain, United States, France, Italy and Germany. अब मिसालें दो जब इस बात की, तो लोग कहते हैं कि तुम मगरिब से बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन हो चुके हो. लेकिन ये भी अपने आप से झूठ बोलने वाले लोग होते हैं ना. वो दोस्तोयेव्स्की ने कहा था ना कि बदतरीन इंसान वो है जो अपने आप से झूठ बोल बोल के अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ले. कलेक्टिवली कमज़ोर लोगों की एक रियासत है, क्योंकि कोई भी सच का सामना करने का जिगरा ही नहीं रखता. सबसे पहले फेलियर ख़त्म करने के लिए फेलियर की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है. हर किसी को मगरबी ममालिक का वीज़ा चाहिए. मर जाएंगे शेंजन के लिए, मर जाएंगे अमेरिकन एम्बेसी की एक पुकार के लिए, मर जाएंगे अपने ख़ानदान की इमिग्रेशन के लिए, लेकिन थूकेंगे भी उसी सिविलाइजेशन पे जिस पे रहने के लिए मरे जा रहे हैं. अपने आप से ये सच बोलने के लिए जिगरा चाहिए कि वी लॉस्ट. And it is, you can replicate that in the personal capacity as well, because there are very few individuals who would tell themselves by looking at the mirror to their own faces that you, God damn it, have lost. I see people that they run away from their failures. They are escapists. They are addicted to the soma. Soma का पता है, वो जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हक्सली इस्तेमाल करता है कि वो बताता है कि एक गोली होती है छोटी सी, वो हर कोई खा लेता है एंटरटेन और अम्यूज़ होने के लिए. ये वो गोली है जो हम कलेक्टिवली करोड़ों में खा रहे हैं. हमारे बड़े बड़े शायर उठा लो, इंटेलेक्चुअल्स उठा लो, वहाँ रह के आए और यहाँ आकर उसी सिविलाइजेशन पे थूका. ये नहीं माना कि तुम हार गए, पड़ गए उसी डुअलिटी में, ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड, ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड. भाई क्यों ऑप्रेस्ड? वाई वर यू ऑप्रेस्ड? वाई कुडंट यू ऑप्रेस देम?
Why did you fail to colonize them? प्रेडेटर एंड प्रे कल्चर जिसको नीचे यूज करता है कि कुछ कल्चर्स की मौत ही इसीलिए होती है कि वो बने ही शिकार होने के लिए होते हैं। हम बने ही शिकार होने के लिए थे। पेजेंट क्लासेस, एग्रीकल्चर के अलावा सोचा ही कुछ नहीं। वो टीनेजर अलेक्जेंडर उठता है ग्रीस से, पर्शिया को भी ले लेता है, ठीक है, वहाँ के जो पर्शिया के गॉड किंग्स थे उनको गिरा देता है रास्ते में मार के। इजिप्ट जाता है, वहाँ को भी कॉन्कर कर लेता है, और ये इधर साउथ एशिया के जंगलों तक पहुँच जाता है पाकिस्तान में। ये होती है विल टू एक्सपैंड, टू कॉन्कर, टू डोमिनेट, टू डिस्ट्रॉय एज वेल। At that time it was moral, now it is immoral. Why do you call it immoral? By the benchmark of Geneva Convention or the International Declaration of Human Rights? These all are very recent phenomena. आप वेस्टर्न लिबरल लेंस से ही इन चीज़ों को कंडेम कर रहे हो जो कि वेस्ट से निकली। आप जेफरसन को गाली निकालते हो स्लेव रखने की वजह से, ये भूल जाते हो कि पहली इंटरनेशनल डेक्लेरेशन ऑफ बैनिंग द अटलांटिक स्लेव ट्रेड वाज साइंड बाय द अमेरिकन स्टेट एज वेल। Yes, they practiced that, but they were the first to call that out. And it has been consistently the most successful revolution that humanity has ever seen. 1776 to 2024. No dethroning of any democratic process. Not a single coup. Not a single step back in history. No degeneracy at all. Now you will say they have committed war crimes internationally. American state was created for the American. आप बंद कर दें लाइव अगर बहुत गर्मी लग रही है तो, या मैं एसी ला के मुंह ताडेल कर देना वहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अगर झूठ बोलते रहेंगे अपने आप से तो भाई ये कैसे मसाइल हल करेंगे अपने, अगर सच ही नहीं बताया अपने आप से अपने आप को। तो वो कहता है कि पहले यूनिटी थी और उसके बाद में ये नेशंस क्रिएट हुई। इट वाज क्लियर टू देम कि हम एक रियासत तख्लीक करने जा रहे हैं एज वन पीपल। अभी जो मैंने सारा बिहेवियर आपको बताया उसकी एक लाइव मैनिफेस्टेशन देख लें। एक भाई हैं, इन्होंने कमेंट किया, फक दैट दो, देयर यूनिवर्सिटीज वर फंडेड बाय स्लेव ट्रेड, नाउ दे वांट टू लेक्चर अस। तालियां यार, मतलब क्या भाई। उन्होंने कहा है कि वहाँ यूनिवर्सिटी स्लेव ट्रेड से असल में वहाँ पैसे आ रहे थे, अब वो हमें बताएंगे क्या करना है। मॉरल होकस पोकस एंड बुलशिट ओनली, just morality. Keep slapping them with your moral benchmarks and they will keep spitting on you with the sheer force of their state machinery and their capital and their international dominance and their domination in the UNSC. Morality से लड़ते रहें, उनसे कंडेम करते रहें, तुम कितने बुरे थे, तुम्हें कितना गुनाह मिलेगा। Is that working? No, it's not working. कॉन्सिक्वेंशलिज्म का मुकदमा यह है कि जो अफेक्ट क्रिएटिंग फिनोमिना होता है उसकी रिस्पेक्ट होती है। तो अब वो हमें लेक्चर देंगे भाई। अब आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी पढ़ाएगी हार्वर्ड वालों को या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आएंगे अमेरिकन पढ़ने के लिए क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी स्लेव ट्रेड से बनी थी, हमारी अच्छी है। या फिर हमारे यहाँ जामिया बनोरिया में उनको आके पढ़ना चाहिए। फिर उसकी वजह है कि हमारे यहाँ इदारे स्लेव ट्रेड से नहीं बने, ही अच्छे हैं। या हमारे यहाँ पे ख़वातीन कपड़े यूनिवर्सिटी पूरे पहन के आती हैं, इसलिए वो बड़े बड़े साइंसदान क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल फॉल्स पैरेलल्स यार। खैर, कहता है द एब्सेंस ऑफ सच अ सेंस ऑफ यूनिटी इन द सोवियत यूनियन वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्टेबल डेमोक्रेसी कुड नॉट इमर्ज प्रायर टू दैट कंट्रीज ब्रेकअप इनटू स्मॉलर नेशनल यूनिट्स। तो वो कहता है कि इस तरह की सेंस ऑफ यूनिटी मिसिंग थी, इसीलिए सोवियत रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया।
और उसके टूटने की वजह भी यही थी कि वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी मिसिंग थी, क्योंकि एक एक्सपेंशनिज्म से एक अगर कॉन्स्टिलेशन ऑफ सर्टन स्टेट्स बन गई है तो उसमें यूनिटी क्या है? नहीं है। ईयू के साथ भी किसी हद तक यही हो गया, अभी आपने देखा है। नो, आई हैवंट इनहेल्ड एनी गैस, इट्स टू कॉस्टली। तो खैर कहता है द सेम कुड बी सेड अबाउट साउथ अफ्रीका। नॉट ओनली इज देयर अ फंडामेंटल क्लीवेज बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स, बट द ब्लैक्स देमसेल्व्स आर डिवाइडेड इनटू एथनिक ग्रुप्स एंड दैट हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल एंटेगनिज्म। साउथ अफ्रीका की मिसाल भी वो कहता है यही है कि ब्लैक कम्युनिटी और वाइट कम्युनिटी के दरमियान में जो कल्चरल क्लीवेजेस हैं वो इतने ज़्यादा डोमिनेंट हैं दैट अ सिंगल यूनिटरी सेंस ऑफ बीइंग अ साउथ अफ्रीकन इज मिसिंग। दैट इज़ वाई द नेशन has a gloomy future, and we still see that there are a lot of people who are still saying it, that South Africa's future is at stake. Even now there is a threat of disintegration. There is massive rampant corruption as well, because when you don't respect a larger sense of community that you come to materialize after becoming strengthened individuals, equals among each other, then you don't work for any cause. नहीं पॉज हुआ आपका इंटरनेट सही नहीं है, उतरवाएं इसको। इसी तरह यहाँ पर भी यही है कि जब हमने देखा कि यार ऊपर भी सारे बैठ के खा रहे हैं, कहीं मार्शल लॉ लग रहा है, कोई जंग हार रहा है, कोई पैसे लेके बाहर भाग रहा है। अब्दुल कादिर साहब ने 10वीं बार पूछ लिया अंग्रेज़ी कैसे ठीक की थी। मैं शेक्सपियर के साथ स्कूल जाता रहा हूँ भाई, मैंने यही पढ़ के ही थोड़ा बहुत सीखा है ना, कोई इतनी ख़ास नहीं है। 100 लफ्ज़ पढ़ोगे एक बोलना आ जाएगा। और कभी लैंग्वेज पे मुझे तो टेंस भी नहीं आते आज तक, तो कन्वेंशनल मेथड को छोड़ो, फिल्में देखो कैप्शन के साथ, ठीक है। ये थी भाई एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, एंड अ वेरी प्रोफाउंडली रिटन बुक। और बेशक थीसिस इसका रेलेवेंट है आजकल, लेकिन जिस तरह से ये लिखी गई है इट वॉज़ वेरी कैची फॉर मी। सो फिलोसफी was my only friend back in the days, and I found my solace and spirituality in it. उसकी वजह ये है कि just think about the fact that you have a massive opportunity to talk to intellectual giants of the history vis-a-vis, face to face, talking to each other. Can you exploit that privilege in the modern society? Just imagine one fine day you go to a park and talk to Karl Marx, or you talk to Huntington, or you talk to Hegel, or you talk to Nietzsche, or you talk to Ghazali or Al-Farabi, or any intellectual that you may like. What a massive privilege that is. Have we ever thought about it, that we will just pick up a book, start reading from it, and we are directly in conversation with the greatest men of history without paying more than a few bucks that you spent on buying the book. So when everyone refused friendship to me, I befriended these people and they helped me get through the darkest days of my life. I seriously have no idea who said this. So in the same way, I mean, it used to be a massive privilege because whenever I needed to diagnose a thought, because we all keep diagnosing different bodily problems, but not our thoughts. So when I had to do that, I used to go back to these books. And all the suffering that the society used to inflict on me used to vanish, because I used to live in my own intellectual world. कि रात के 4:30 सुबह के बज रहे हैं, मैं एक दफ्तर में बैठा हुआ हूँ, आंखें नींद से बंद हो रही हैं। अच्छा 3 से 4 ट्रांसमिशंस कर चुका हूँ। ट्रांसमिशन मतलब हेडलाइंस और बुलेटिन्स। लेकिन किताब उठाई, कोई चीज़ पढ़ी और एकदम से एड्रेनलिन रश मिली, आंखें खुल गईं, कुछ सर्च करने लगा, ऑडियो पे कुछ सुनने लगा, दफ्तर में वॉक कर रहा हूँ। मैंने 2.5-3 साल बल्कि 4 साल तकरीबन रात को सो के नहीं देखा, नाइट शिफ्ट की वजह से, जिसकी वजह से, और वो भी इसीलिए मुझे ज़्यादा अरसे तक करवाई गई क्योंकि
कुछ इनसिक्योर लोगों ने ये कहा कि इसको बड़ा आता है ना, ये बड़ा बकवास करता है, कि ये बड़ा बन के दिखाता है कि ये पता नहीं कितना कुछ बताएगा हमें और ये लोगों को लेक्चर देगा, इसको हम सीधा करेंगे। यहाँ तो कॉस्ट होती है ना, यहाँ कुछ पढ़ने की, कुछ सीखने की, कुछ जानने की कॉस्ट पे करनी पड़ती है, उसकी फिर लोग सज़ा देते हैं कि तुम कौन होते हो आवाम को बताने वाले क्या करना है। ऐदा मैं मुँह सीधा करांगा, वेखी जरा, ऐदा मैं दिमाग सेट करांगा। तो उस वजह से रातों को फिर जागना मुकद्दर बना, ठीक है। तो बैठे हुए हैं और कोई किताब देख ली और इस तरह की कोई चीज़ पढ़ ली, एंड आई यूज़ टू फॉरगेट वेयर आई एम, बिकॉज इट हैज़ टू कम फ्रॉम द डीपेस्ट पार्ट ऑफ योर इंस्टिंक्ट। You know, you have to madly pursue whatever passion that you have. Whatever passion that you have, just pursue that blindly. Constructive passion, I mean. ठीक है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप उसको कॉन्स्यूमेट नहीं करेंगे, आपने अपनी एग्जिस्टेंस के साथ ही ज़्यादती की है बहुत बड़ी, क्योंकि जो आपको नेचर ने दिया आपने उसको आगे ट्रांसलेट नहीं किया। ये इसी तरह कि एक फरारी ख़रीद के आप अपने गैरेज में खड़ी कर दें और उसे कभी ड्राइव ही ना करें, उसके इंजन के पोटेंशियल को टेस्ट ही ना करें। एस्थेटिक्स के ऊपर रिपीटेडली बहुत से ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने स्ट्रेस दिया है। अगर आप पेंटिंग्स देखेंगे ना, स्कूल ऑफ एथेंस देख लें, लास्ट सपर देख लें, और बहुत सी पेंटिंग्स देख लें या पिक्चर्स भी देख लें फ़िलासफ़र्स की जो ग्रीक एज में थे, दे यूज्ड टू हैव सिक्स पैक्स and massive muscles and all, because they used to say that a man's body is the reflections of a man's character. If you are unjust to your body, you can't be just to anyone. इसी तरह थॉट होती है, जब तक आप थॉट की पीक को मटेरियलाइज नहीं करेंगे, ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ। तो फ़लसफ़ा और हिस्ट्री और ये आइडियाज़ मेरे लिए वो रिफ्यूज था जो मैंने यहाँ की मैडनेस को एड्रेस करने के लिए लिया। उसकी वजह कि अगर ये रिफ्यूज भी ना होता तो फिर वाकई सैनिटोरियम में होते, और फिर तो सैनिटी पॉसिबल नहीं थी ना, बिकॉज आप अगर बाहर जाएं, आप ना किसी से बात कर सकें, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई समझने वाला है, मीडियोक्रिटी का एक समुंदर है चारों तरफ। वो लोग जो एलीट इंटेलेक्चुअल्स हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के, उनको ये फीलिंग का नहीं पता, क्योंकि वो तो लम्स ग्रेजुएट के साथ ही, एचएसोनियंस के साथ ही पार्टी करते हैं ना। उन्हें तो रैंक ऑर्डर दिखाई नहीं देता मुआशरे में। हम तो ये लाहौर की नहर से गुजर के 45 मिनट की वॉक करके स्कूल जाते थे, रास्ते में 1000 लोग गाली देते थे, बुलिंग होती थी और बहुत चीज़ें होती थी। कोई साइकिल खड़ी की, वो किसी ने पंक्चर कर दी। स्कूल गए, वहाँ जाकर किसी ने थप्पड़ मार दिया। मदरसे चले गए सुपारा पढ़ने के लिए शाम को, वहाँ किसी को जानवरों की तरह मार पड़ते हुए देख ली, रात को नींद नहीं आई। घर आए तो रात को एकेडमी शाम को जाना है, 3 बजे गधे की तरह बस्ता उठा के घर पहुँचे, 5 बजे फिर एकेडमी, 8 बजे आए। दिमाग शट डाउन हो रहा है, घर वाले पूछ रहे हैं होमवर्क किया है, टेस्ट में नंबर कितने आए हैं। हमने इस मुआशरे का इनहेरेंट वायलेंस एक एक दिन डीपली एक्सपीरियंस किया, इसीलिए हमें ना बताइए कि लोग बहुत अच्छे थे, चंद लोगों ने इनको करप्ट कर दिया। हमें ये चीज़ ना बताइए कि ये असल में 5-6 लोगों की साजिश से यहाँ पे लोग मटेरियलाइज हो गए। उन्होंने, यू हैव नेवर सीन व्हाट दिस प्लेस इज़ लाइक, व्हाट काइंड ऑफ अ हेलिश कैरेक्टर दैट इट possesses, how it destroys an individual in a multi-layered approach. If the state doesn't get you, the cleric will. If the cleric doesn't get you, the teacher in your school will. If the teacher in school does not get you, your mother will. If your mother will not get you, your father will. If your father will not get you, your husband will. If your husband will not get you, the neighbor will, the mob will, the society will, social media will.
How many oppressive mechanisms will you escape as an individual? How many of them? So these people who are sitting at the top, they can't see what's happening down under. They can't see that because they have just seen one layer, which is the government. They will just criticize that and they will say that these certain corrupted individuals have ruined our lives. No, God damn it, no, they haven't. They are not the only ones. Try the mobs. They are the worst, way worse than the government. I see them as number one evil. In the hierarchy of all the evils, the mob sits on the top because it keeps appeasing dictators, it keeps chanting oppressors, and it keeps censoring all the free souls. Yes, not everyone is bad, but if most are bad, you're done with it. See? So that was my rant. I have many books with me right now, but I've spoken too much. I think I've inflicted a lot of exhaustion on you guys as well on a Saturday night. And I wish to keep doing that, you know. बहुत से लोग सोचते हैं क्या प्लान है, किस तरह से इसको बड़े मशवरे देंगे, सोशल मीडिया पे ये कर दो, इतनी वीडियोस बनाया करो, अपना उस चीज़ को मैनेज कर लो, ये चीज़ बना लो. Every goddamn thing is secondary. Whatever we had to deliver was our deepest protest against this very society in totality. Not the government, not the people, not the clerics, not the establishment, not the masses, all of them in one go. So whatever we did was not for the consciousness of the masses merely, it was just a personal protest. You guys are advised to do the same. Every single one of you listening right now, do the goddamn same. Wage the intellectual war. Take it to their houses, if they take it to you first. Just do not surrender your individual space to these people. Do not let them control how you operate in the sphere of your own life. Do not let them legislate for yourself. Do not be crushed under the parental authority, which is the biggest oppressive machinery in this country as well. It is destroying countless dreams each day. While the state operates at a very publicized manner, there are a constellation of limitless states in every house which is oppressive in nature. Bash them, fight with them, and let that fight define who you are. That is my message to you. That will be my message to you even when my hair will turn grey completely. Even when I'll be an old man, if the mob let me live till then, and if I stay alive till then, that will always be the message. And it is never going to change. Because as a person who has experienced this society from the very gutter, from the very bottom of it, I can see that there are many out there who are still at that place where I rose from. So they have to put up a fight as well. And be free enough that even your existence, I think it was Camus who said that be absolutely free, that even your existence becomes a revolutionary act. So your existence in this society, if on an individual capacity you have escaped the violence, the control by these multiple authorities that I've talked about, and the personal emancipation, if you achieve that, that is enough for revolution. Fuck everything else. Sorry for swearing live, but this is, what this came out of me. But if you have escaped this system on an individual level, I swear it is enough. Do not seek for more. Do not seek for more. That will be enough. अगर आप
एक कमज़ोर जगह से शुरू हुए हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपने बेहतर कर ली, अपनी टर्म पे ज़िंदगी गुजार ली, जो दिल किया अपनी पर्सनल स्फीयर में एक अपनी दुनिया बना के उसको मटीरियलाइज कर लिया, पावर अटेन कर ली, अपने आइडियाज़ को रेप्लिकेट कर लिया, लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ मिला लिया, चंद को, एक को, दो को बहुत हैं। यू आर अ रेवोल्यूशनरी, दैट्स इनफ। बहुत से नौजवान बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। वैसे मैंने ये किताब भी पढ़नी थी थोड़ी सी, कन्फ्रंटिंग लेवायथन। दिस इज़ अ बुक बाय डेविड रंसीमैन विच आई हैव रिसेंटली रेड, बट वो लेट हो जाएगा फिर, बिकॉज आई हैव स्पोकन ऑलरेडी इन अ ग्रेट डील, सो सम अदर डे आई विल पिक दिस अप। तो बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ इधर लाहौर आते हैं। उस दिन मैं इधर गया लाहौर में ही एक सेमिनार पे, एक बच्चे ने आके पूछा मैं कैसे अपने इलाके के हालात तब्दील करूं। मैंने कहा क्या करते हो? उसने कहा दूसरे सेमेस्टर में हूँ, BS कर रहा हूँ। मैंने कहा नौकरी करते हो? कहता नहीं। मैंने कहा किसी एलीट फैमिली से हूँ? कहता नहीं। मैंने कहा अपने हालात तब्दील कर लो, इससे बड़ा कोई इनकलाब नहीं होगा। जब आपके हाथ में ताकत ही नहीं है तो किस तरह से उसको फैला के बांटोगे उन लोगों पे जो कि मुफलिस हैं या जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो पहले ये ताकत अपने लिए अटेन कीजिए, उसके बाद में जब मौका आएगा ना, तब आपकी तल्ख बात भी शायद बर्दाश्त कर ली जाए, उससे पहले मसल दिया जाएगा आपको। सो बिफोर यू लिव फॉर समवन एल्स, लिव फॉर योरसेल्फ। गुड बाय।